हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं और कितने मौलिक अधिकार होते हैं, इन सब के बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है। और आज हम बात करेंगे जो दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हमने जो पहला अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, वह था समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार को हमने अच्छे से पढ़ा। वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात कही हुई है। उसके बाद जो दूसरा मौलिक अधिकार है वह है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो वह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही हुई है। और कई बार दोस्तों यही क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिकल जो है 19 से लेकर 22 तक, या हम कहें स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितनी अनुच्छेद है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 4 अनुच्छेद हैं, कुल 4 अनुच्छेद है। फिर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार पूर्वक जानेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हुई है। और कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हुई है। तो दोस्तों याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जिस प्रकार के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 19 में भी क्या है, 6 स्वतंत्रता दी गई हुई है। तो सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है, तो सबसे पहली स्वतंत्रता है दोस्तों आर्टिकल 19(1) में जो पहली स्वतंत्रता दी गई है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है आपका आर्टिकल 19(1)(a) में क्या दे रखी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। या हम बात करें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या ऐसे है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी नागरिक अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है। वह अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर सकता है, वह अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर सकता है, या हम कहें कि वह अपने विचारों को पेंटिंग्स के माध्यम से, या हम कहें चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकता है, या हम कहें अपने विचारों को प्रिंटिंग्स के माध्यम से छापकर भी व्यक्त कर सकता है। इसी में दोस्तों आपका प्रेस की स्वतंत्रता, कई बार क्वेश्चन बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही हुई है। दूसरा दोस्तों सूचना का जो अधिकार है, सूचना का जो अधिकार है वह भी इसी आर्टिकल 19(1) का ही भाग माना गया है। क्योंकि अगर हम बात करें सूचना के अधिकार की, तो सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहीं भी इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में अपना फैसला दिया कि सूचना का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 19(1) का ही भाग माना है। फिर दोस्तों दूसरी जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, वह है दोस्तों सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो यह है दोस्तों आर्टिकल 19 अगर हम बात करें बी में। दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को वह क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कैसे सम्मेलन, क्या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, सभी सार्वजनिक स्थानों पे प्रत्येक नागरिक को शस्त्र रहित, या हम कहें शस्त्र रहित यानी शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण ढंग से वह क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, या हम कहें कि बैठक कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह शस्त्र रहित बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन या बैठकों में भाग ले सकते हैं। दूसरी जो स्वतंत्रता है दोस्तों वह है आपकी संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की बात कहें, या हम कहें समूह की बात, समूह बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(c) में। आर्टिकल 19(1)(c) में तीसरी जो स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को वह क्या दी रखी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, या हम कहें समूह बनाने की क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दी गई हुई है। अब अगली जो स्वतंत्रता की बात कही हुई है आर्टिकल 19 में, वह है दोस्तों आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता दे रखी है आर्टिकल 19(1)(d) में।
अवगमन का अर्थ है कि प्रत्येक प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में भारत राज्य के किसी भी भूभाग में घूमने की या हम कहें अवगमन की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19(1)(d) में। क्या दे रखी है? पूरे भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी नागरिक कहीं भी क्या कर सकता है? घूम सकता है। फिर है जो अगली स्वतंत्रता दे रखी है वह है दोस्तों निवास करने की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता या हम कहें बसने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(e) में। तो आर्टिकल 19(1) में दोस्तों जो अगली स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को वह दे रखी है कि प्रत्येक नागरिक कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भूभाग किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर सकता है या हम कहें बस सकता है। और जो अगली स्वतंत्रता दी गई है वह दोस्तों इसमें था दोस्तों एक स्वतंत्रता दी गई थी पहले, वह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था वह दोस्तों क्या था? एक मौलिक अधिकार का ही भाग था। हमारे एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे अब क्या बना दिया गया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब बनाया गया? संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया है? यही क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था वह मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे कानूनी रूप दे दिया गया, अर्थात उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। और इसे हमने आर्टिकल 300(a) के तहत रखा है। किसमें रखा है? संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300(a) के तहत रखा है। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, इसलिए जो अगली स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को वह है दोस्तों आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता या हम बात करें रोजगार की स्वतंत्रता। रोजगार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(g) में क्या दे रखी है? आजीविका की स्वतंत्रता या व्यापार करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भूभाग में उसे क्या दे रखी है? आजीविका चलाने की स्वतंत्रता या हम कहीं रोजगार की स्वतंत्रता या हम कहीं व्यापार करने की उसे क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो ये 6 प्रकार की आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी हुई है, क्या इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है या हम कहें इन स्वतंत्रताओं को निर्बंधन किया जा सकता है? क्या ये स्वतंत्रताएं जो है इनको सीमाओं में ये स्वतंत्रता जो है वह सीमाओं में बंधी हुई है? तो दोस्तों हाँ, ये इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। और किस आधार पे इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, यदि इन स्वतंत्रताओं से हमारी सबसे पहले किस आधार पे इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है? तो पहला आधार क्या है? यदि इन स्वतंत्रताओं से हमारी राष्ट्रीय एकता या हम कहें अखंडता पे खतरा हो, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पे यदि खतरा हो तो इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। यदि इन स्वतंत्रताओं से दूसरा क्या आधार हो सकता है कि यदि इन स्वतंत्रताओं से हमारे विदेशों के साथ संबंध खराब होते हैं तो इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। तीसरा आधार क्या है दोस्तों? यदि इन स्वतंत्रताओं से हमारे समाज में क्या है? अपराधों में उद्दीपन होता हो या हम कहें अपराधों में वृद्धि होती हो। यदि इन स्वतंत्रताओं से हमारे समाज में अपराधों में वृद्धि होती हो तो इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। यदि इन स्वतंत्रताओं से अगला जो आधार है, यदि इन स्वतंत्रताओं से हमारे न्यायालय की अवमानना होती हो तो ऐसी स्वतंत्रताओं पे भी रोक लगाई जा सकती है। यदि इन स्वतंत्रताओं से क्या होता हो? लॉ एंड ऑर्डर या हम कहें लोक व्यवस्था पे खतरा हो तो इन स्वतंत्रताओं पे क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है। तो आर्टिकल 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उन्हें लिमिटेशन किया गया है, सीमाओं में बांधा हुआ है। और किस आधार पे इन पे रोक लगाई जा सकती है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उनको हनन नहीं किया जा सकता, लेकिन
जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है उन पे निम्न आधारों पे रोक लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में दोस्तों, आर्टिकल 20 में अनुच्छेद 20 में 3 बातें लिखी हुई है और 3 बातें क्या है, अपराध के संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया है। किसके संदर्भ में? अपराध के संबंध में। सबसे पहले अपराध के संबंध में जो 3 बातें लिखी हुई है, पहली लिखी हुई है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा जून 2020 में कोई अपराध किया जाता है और उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वह है 5 वर्ष की कैद, 5 वर्ष कैद है। मान लीजिए जुलाई में 2020 में उसी अपराध के लिए जो सज़ा का प्रावधान हो गया है, अब बदल दिया गया है, वह कर दिया गया है 10 वर्ष, 10 वर्ष। अब इसमें क्या स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 20 में कि अपराध के समय जो स्वतंत्रता, अपराध के समय जो कानून है, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो अपराध किया है व्यक्ति ने जून में, लेकिन वही अपराध के लिए अब सज़ा होगी 10 वर्ष। तो कहने का मतलब यह है कि जब अपराध जून में हुआ है तो अपराध के समय जो सज़ा का प्रावधान है यानी 5 वर्ष, तो उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अब है दूसरी जो बात कही हुई है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान किया गया है, यानी एक अपराध के लिए एक सज़ा, एक अपराध के लिए एक सज़ा। कहने का मतलब यह है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की जाती है और 2020 में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या की जाती है और लगभग उसे 2025 में क्या मिलती है, फांसी मिलती है, मृत्यु या हम कहें फांसी की सज़ा दी जाती है, उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए अब क्या हो गई, एक अपराध के लिए 2 सज़ा। 2 सज़ा कैसे हुई है? 2020 में उस व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी की हत्या करी है, उस हत्या के लिए उसको 2025 में क्या मिल रही, फांसी की सज़ा। तो इस जो टाइम पीरियड है 20 से लेकर 25 तक जो टाइम पीरियड है, इसमें जो उसने सज़ा काटी है, तो एक तो उसने क्या काट लिया, 5-6 वर्ष की क्या काट लिया, अपने सज़ा काट लिए, फिर उसके बाद उसको अंत में फांसी भी दी गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक अपराध के लिए सिर्फ क्या मिलेगी, एक ही सज़ा मिलेगी। दूसरा है दोस्तों, तीसरी जो बात कही गई है आर्टिकल 20 में कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है या अपराध नहीं भी किया जाता है और उसे यदि संदेह के दृष्टि हम कहें गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे हम यह टार्चर नहीं कर सकते कि यह अपराध आपके द्वारा ही किया गया, यानी स्वयं के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात की गई हुई है और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का से आशय है जीवन का अधिकार। क्या है? जीवन का अधिकार। कई बार क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है या हम कहीं नॉर्मल शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 21 में ही जीवन के अधिकार को विस्तारित किया हुआ है या हम कहीं प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात कही हुई है। जीवन का अधिकार से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, या हम कहें मनुष्य को या हम कहें मानव को मानव होने के नाते सम्मानपूर्वक जीवन जीने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों मनुष्य को सोने का भी अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें मनुष्य को जो है अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहीं पे बात करी हुई है कि जो निजता का अधिकार है, प्राइवेसी टू राइट टू प्राइवेसी, अगर हम बात करें निजता का अधिकार की बात आर्टिकल 21 में ही की गई हुई है। कई बार क्वेश्चन बनता है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा है निजता का अधिकार के बारे में। तो निजता का अधिकार अगर पूछा जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21 के अंतर्गत ही क्या दिया गया है? निजता का अधिकार
दिया गया है। जहाँ दोस्तों यदि हम बात करें जीवन शब्द को इतना विस्तारित किया हुआ है 21 में, आर्टिकल 21 में, कि जहां मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, वहीं भी पशुओं को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मानव के अलावा किसको? पशुओं को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। और साथ ही दोस्तों जहाँ संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, वहीं संविधान हमें मृत्यु का कोई अधिकार नहीं देता। यदि हम मृत्यु का प्रयास करते हैं या हम कहीं आत्महत्या करने का प्रयास करें तो हमारे खिलाफ क्या की जाती है? दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ही एक संशोधन किया गया है और संशोधन करके एक नई धारा जोड़ी है 21A में, और ए दोस्तों हमेशा क्या है? कैपिटल में है। तो आर्टिकल 21 में एक संशोधन हुआ है और वह संशोधन था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत एक नई धारा जोड़ी गई 21 में, और वह नई धारा क्या थी? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। तो यह प्रावधान कहाँ पे है? आर्टिकल 21A में क्या दी रखी है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अब दोस्तों आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार का सबसे अंतिम अनुच्छेद है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तार के संबंध में कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है। तो गिरफ्तार के संबंध में सबसे पहला जो कुछ मूलभूत, अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं आर्टिकल 22 में। सबसे पहला जो बिंदु है वह है कि गिरफ्तारी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ स्वतंत्रता दी गई है। क्या स्वतंत्रता दी गई है? सबसे पहली स्वतंत्रता दी गई है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यह स्वतंत्रता दी गई है कि उसे कारण पूछने का, गिरफ्तारी का कारण। पहली जो स्वतंत्रता दी गई है गिरफ्तारी का कारण, पहली स्वतंत्रता क्या है? कि गिरफ्तारी का कारण, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यह स्वतंत्रता दी गई है कि उसे यह अधिकार है कि वह गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई है वह है कि उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार है, मनपसंद वकील से परामर्श। दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 22 में वह यह दी गई है कि गिरफ्तारी व्यक्ति को अपनी मनपसंद वकील से परामर्श या हम कहें सहायता या हम कहें सलाह लेने की क्या है? स्वतंत्रता दी गई है। अब तीसरी जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें यह दी गई है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उसमें आने जाने का जो समय होगा, यानी आने और जाने का जो समय होगा उसको छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो आर्टिकल 22 में 3 जो मुख्य बातें हैं कि गिरफ्तार के संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया? पहला दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण पूछने का क्या है? अधिकार है, या हम कहीं स्वतंत्रता दी गई हुई है। दूसरा, उसे अपनी मनपसंद वकील से सलाह लेने की जो है स्वतंत्रता दी गई हुई। तीसरी जो स्वतंत्रता दी गई है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, इसमें आने जाने का समय को छोड़कर। लेकिन दोस्तों जो ये 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 22 में, ये सिर्फ 2 व्यक्तियों पे लागू नहीं होती हैं, और वह 2 व्यक्ति होते हैं दोस्तों। एक तो विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु को इस प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। विदेशी शत्रु जो हमारे विदेशी दुश्मन है, मान लीजिए विदेशी जो दुश्मन है, उनको इन प्रकार से कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। दूसरे जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनको निवारक निरोध के अंतर्गत, ऐसे लोग जिनको निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो। अब निवारक निरोध क्या होता है?
मतलब निवारक निरोध से आशय है किसी व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से गिरफ्तार करना, या हम कहें उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। यदि हमें किसी व्यक्ति पे संदेह है, शंका है कि उपयुक्त व्यक्ति क्या है, अपराध करने वाला है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम सिर्फ 3 महीने तक, ऐसे व्यक्ति को हम सिर्फ 3 महीने तक बंदी बना सकते, 3 महीने तक हम उसे क्या कर सकते हैं, बंदी बना सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों उसे 3 महीने से ज़्यादा बंदी बनाना होगा तो हमें एक न्यायिक समिति बनानी होगी, और उस समिति के अध्यक्ष जो होंगे वह हाई कोर्ट के जज होंगे, और उस समिति के अनुशंसा पे या हम करें संसद में कोई विधि बनाकर निश्चित अवधि तक उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, बंदी बना सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने बात करी थी जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके बारे में हमने अच्छे से बात करी।